हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। और आज हम करने वाले हैं क्या, हमारी कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसे पिछली वीडियो में हम कुछ टर्म्स देख चुके हैं और जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अगर आप उन टर्म्स को देखेंगे तो ये टर्म्स भी आपको जल्दी ही क्लियर हो जाएंगी। ये दोनों वीडियो जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और आप दोनों वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज सबसे फर्स्ट पे बात करते हैं अगर हम स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो ऐसी गुड्स या ऐसी जो क्या है माल होता है जो हमारे बिजनेस में बिना बिका हुआ रह जाता है। इट मीन्स क्या होता है कि जब हम परचेजिंग करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन कुछ माल हमारे गोडाउन में, हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस में है, वो ऐसा रह जाता है जो अनसोल्ड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कह देते हैं। यानी कि जो माल हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है और जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। अगर हम बात करते हैं हमारे बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स रिसीवेबल वो रिसीवेबल होते हैं यानी कि वो जो हमें डेटर्स जो है वो हमारे एक्सेप्ट करते हैं पेबल करने के लिए, यानी कि जो डेटर्स हमें अमाउंट पे करेंगे एक टाइम के बाद, उनके नाम पर हम क्या कर देते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया जाता है, जिसको क्या डेटर्स हमारे जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिल लिख दिया जाता है जिसमें कुछ कंडीशंस लगा दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट पर आप क्या है इतनी अमाउंट की पेमेंट करेंगे, और डेटर जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इट मींस ये हमारी क्या है? एसेट्स है। इसी तरह हम बात करें बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल जो है जब हम माल को परचेज करते हैं यानी कि गुड्स परचेज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा सप्लायर है वो हमारे नाम पर, यानी कि जो हमारा बिजनेसमैन है उसके नाम पर क्या करेगा? एक बिल लिखेगा, और जो बिजनेसमैन है वो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा कि इस स्पेसिफाइड डेट पर हम क्या करेंगे, आपको इतनी पेमेंट की क्या कर देंगे, इतनी अमाउंट की क्या है पेमेंट कर देंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? बिल्स पेबल। ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, हमारा है गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स एक फिजिकल आइटम्स होती हैं जिनमें क्या है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करता है? ट्रेड करता है, यानी कि सेल और परचेज करता है। गुड्स को वो सेल करता है, यानी कि उस आइटम्स को, जैसे मान लीजिए हम कहना चाहें कि कोई भी होम अप्लायंसेस की जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? उसके लिए टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो क्या हो गई? उसकी गुड्स हो गई। और अगर हम एक स्टेशनरी वाले की बात करें, यानी कि एक स्टेशनर की बात करें, तो स्टेशनरी क्या है? यानी कि पेन, पेंसिल्स, बुक्स क्या हो गई? उसके लिए उसकी गुड्स हो गई। यानी कि जिस चीज में जो एक बिजनेसमैन है वो ट्रेड करता है उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे उनको। लेकिन अगर वो मान लीजिए कुछ परचेज करता है ऐसी आइटम, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए करता है कि वो दोबारा सेल करने के लिए उसको परचेज नहीं करता है, तो उसको हम क्या है? गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फिफ्थ पे आता है कॉस्ट। अब हम कह रहे हैं कि कोई भी जो बिजनेसमैन है वो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करता है, कुछ सामान प्रोड्यूस करता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, और उस एक्टिविटी को, उस प्रोड्यूस करने पर, किसी भी सामान को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पर उसके जो भी खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंडिचर आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहा जाता है। एक्सपेंडिचर इन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफाइड गुड्स। गुड्स और एक्टिविटीज यानी जिसमें क्या करता है उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होती है? कई बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने कस्टमर्स को कुछ रिबेट देता है प्राइसेस में। प्राइसेस में रिबेट देने का मतलब है कि जो मान लीजिए किसी जो प्रोडक्ट का प्राइस वो 50 रुपए है, लेकिन वो क्या कर रहा है 45 में दे रहा है, तो इसमें इट मीन्स ये 5 रुपए क्या हो गए? उसकी रिबेट हो गई। तो हम कहेंगे रिबेट हमारी दो तरह की हो सकती है। ठीक है, डिस्काउंट हमारी क्या है? दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट यानी कि सीडी, और दूसरी होती है हमारी ट्रेड डिस्काउंट। हमारे बिजनेस में दो तरह की जो डिस्काउंट्स है वो होती हैं। एक है हमारी ट्रेड डिस्काउंट, दूसरी है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होती है जब हम उसको सेल्स बेसिस पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। यानी कि अगर हम सेल्स बेसिस पे किसी भी डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कब होती है? जब हम उसको कैश के बेसिस पे क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। मींस पेमेंट के बेसिस पे, यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो हमें कैश पेमेंट कर रहा है तो उस टाइम हम क्या करते हैं? उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ रिबेट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अगर हम अपने 7th पॉइंट पर चले तो 7th है हमारा एंट्री। एंट्री क्या है?
हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था, ट्रांजैक्शंस के नाम से एक टर्म देखे थे। ट्रांजैक्शंस वो होती थी जब भी किसी बिजनेस में क्या है एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इवेंट या कोई भी लेन देन जब बिजनेस में किया जाता है तो उसको हम क्या कहते थे, ट्रांजैक्शन कहते थे। और हमने क्या कहा था कि उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और उन ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स में तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एंट्री। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, एंट्री पास आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेबिट और क्रेडिट। अब हमें पता है कि कोई भी अकाउंट, आपने डेबिट क्रेडिट नाम तो बहुत सुना होगा, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन शायद आप लोगों को क्या है डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्लियर नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब है, मान लीजिए एक अकाउंट है, अकाउंट हमारा इस तरह होता है, एक सेकेंड, इस तरह हमारा क्या है अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे हमारी अमाउंट लिखी जाती है और यहाँ क्या होते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। यानी कि हर अकाउंट की क्या होती है, दो साइड होती है। हर अकाउंट की क्या होती है, हमारे पास दो साइड होती है, एक ये साइड है एक ये साइड है। इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। और जो हमारी लेफ्ट साइड है वो होती है हमारी डेबिट, इसको हम डीआर से भी डिनोट कर सकते हैं। और जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट, इसको हम क्या करते हैं, सीआर से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी अकाउंट की दो साइड्स में से, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो वो हमारी डेबिट साइड है, और अगर हम राइट साइड की बात करते हैं तो वो हमारी क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि आपने घर में भी अगर आप कोई भी कुछ सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एक बाइसाइकिल खरीदी, आज वो बाइसाइकिल आपने 3000 रुपए की खरीदी है, लेकिन आप एक साल बाद उसको सेल करना चाहते हैं या कुछ टाइम बाद उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपको भी पता है वो पूरे 3000 में नहीं बिकेगी। क्या होगा, उसकी वैल्यू कुछ रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से जब किसी भी एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो रिड्यूस किस कारण से होती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। यूसेज की वजह से, यूसेज की वजह से मीन्स उसमें कोई टूट फूट आ गई हो, हमने उसको यूज कर लिया तो वो क्या हो गई, थोड़ी सी पुरानी हो गई। एब्सोलेंस की वजह से, यानी कि मार्केट में हमारी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, तो उस वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें होती है वो क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह में कोई टूट फूट हो जाए तो भी वैल्यू जो है एसेट की वो कम हो जाती है। तो इस तरह हम कहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी भी एसेट की वैल्यू में क्या होता है, रिड्यूस आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। 10 नंबर पर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो वैल्यू होती है जिसमें किसी भी सामान को जब हम बनाते हैं और उसको बेचने की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी डायरेक्ट कॉस्ट को क्या है, इंक्लूड करते हैं। इसमें कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जब हम, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यानी कि जो चीज बेची जा रही है उसकी क्या है, कॉस्ट है, डायरेक्ट बेसिस पे, डायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें डेटर्स टर्म पढ़ी थी। डेटर्स में क्या होते थे, जो भी हमारे बिजनेस के क्या है, जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा है वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। इट मींस उन्हें क्या करना है, हमारे पैसे देने हैं, वो हमारी क्या है, एसेट है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आमतौर पर आपने भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी होता है ऐसा, कि जब जो हमारा डेटर है, यानी कि हमसे माल उधार तो ले लिया उसने, लेकिन वो जब पैसा देने का टाइम आता है तो वो पैसा नहीं देता है। तो जो पैसा नहीं मिल पाता हम उसको क्या कह देते हैं, बैड डेट्स कह देते हैं। यानी कि ये डेटर्स जो है वो बैड हो गए हैं, ये हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, बैड डेट्स लिखेंगे। ठीक है। हमारे 12th टर्म है इंसॉल्वेंट और सोलवेंट। पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस उस टाइम होता है जब वो ऐसी पोजीशन में नहीं होता कि वो अपने डेट्स की क्या है, पेमेंट कर सके। यानी कि जो उसके ऋण है, जो उसके डेट्स हैं, वो उनकी पेमेंट अगर करने की पोजीशन में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। और सोलवेंट इसके बिल्कुल रिवर्स होता है कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज या कोई भी पर्सन जब क्या होता है, अपने डेट्स की पेमेंट करने में सक्षम होता है, यानी कि वो इस पोजीशन में होता है कि वो अपने डेट्स की पेमेंट टाइमली कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। 13 पॉइंट आता है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, और शायद आपने एक वर्ड सुना होगा, मार्केट वैल्यू।
तो हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, किसी भी आइटम की, जो हमारी क्या होती है, बिजनेस की बुक्स में लिखी होती है। इट मींस बैलेंस शीट में दिखाई होती है, यानी कि हमारी क्या होती है, जब हमारी अकाउंटिंग बुक्स में जो वैल्यू लिखी होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुक वैल्यू। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो किसी भी एसेट की जब मार्केट में जो वैल्यू है उस टाइम पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू कहते हैं। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पर, बिजनेस की सिचुएशन क्या है, मार्केट में उस जो आइटम की सिचुएशन क्या चल रही है। मान लीजिए हमने एक लैंड खरीदी थी, लैंड की वैल्यू हम कहते हैं 2 लाख। ये क्या है, जिस प्राइस पे हमने खरीदी थी वो प्राइस है, ये हमारा क्या हो गया, बुक वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, बुक्स में अपनी 2 लाख लिख दी। लेकिन आज अगर हम इसकी बात करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 2,50,000। तो ये हमारी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरह से जो हमारी बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जो मार्केट में उस टाइम किसी भी आइटम की वैल्यू जो चल रही है उसको हम क्या कहेंगे, मार्केट वैल्यू कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। आपने वर्ड बैलेंस शीट बहुत बार सुना होगा, बैलेंस शीट ये, बैलेंस शीट वो, हम बैलेंस शीट में ये दिखाते हैं, बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको हम किस तरह से बनाते हैं, ऐसे बनाई जाती है। एक साइड हम अपनी लायबिलिटीज दिखाते हैं, एक साइड हम क्या करते हैं, एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी हमारी लायबिलिटीज दिखाई जाती है, यहाँ पर हमारी सारी क्या दिखाई जाती है, एसेट्स दिखाई जाती है। तो बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कब बनाई जाती है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाई जाती है। और वो क्या शो करती है, वो किसी भी बिजनेस की पोजीशन को शो करती है। पोजीशन शो करने का मतलब है कि उस बिजनेस की क्या है, एसेट्स कितनी है, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स कितनी है और करंट एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितने हैं, और उसके क्या है, रिजर्व्स वगैरह कितने हैं। यानी कि इन सभी चीजों का क्या है, हमें बैलेंस यानी कि पोजीशन क्या है, वो कौन दिखाती है, बैलेंस शीट दिखाती है। इस तरह से आज हमने क्या देखा, अपनी कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स देखी। ये टर्म्स हमेशा आपकी क्या है, अकाउंटिंग में यूजफुल होंगी। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 15 टर्म देखी थी, और आज हमारी ये 14 टर्म्स हमारे सामने हैं। तो आपकी टोटल मिला के 29-30 के आसपास टर्म्स हो गई हैं। तो इन टर्म्स से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, और अगर आप इन टर्म्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। आगे किसी भी अकाउंटिंग की अगर आप बात करेंगे, कोई भी थियरी पढ़ेंगे, तो ये टर्म्स आपकी जरूर आएंगी। और अगर आपको ये टर्म्स क्लियर है तो कोई भी थियरी जो है आप वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।